राष्ट्रीय गीत नहीं रहेगा, यह फैसला हुआ था कांग्रेस की समिति में। लेकिन उन्हीं कांग्रेस के लुच्चे नेताओं ने आजादी के बाद उसी को अपने देश का राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती। और वो गीत जिस तरह से गाया गया था जॉर्ज पंचम की अगुवाई करने के लिए, जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए कलकत्ता में लाखों लोगों के बीच में, वही गीत अब फिर गाया गया है महारानी के सम्मान में उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर। कैसे कहें कि ये देश आजाद है? 1911 में जो हमने सुना है वही तो आज हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। उस जमाने में चारण भाटों का काम टैगोर जैसे खानदान के लोग करते थे। आज भी चारण भाटों की कमी नहीं है जो रात दिन महारानी के सम्मान में कविताएं लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। मैं तो पिछले 6 दिनों से अखबार पढ़ रहा हूं। इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंग्रेजों के समर्थन में, रानी के समर्थन में अपनी लेखनी घिसे चले जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद फिर से अंग्रेजों की दया दृष्टि हो जाए तो हमको भी कोई नोबेल प्राइज मिल जाए या राय बहादुर का खिताब मिल जाए। ये देश के राष्ट्रीय अपमान का विषय है और इसलिए पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत दुखी हूं। एक दूसरी जानकारी और दूं कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हिंदुस्तान में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था। कांग्रेस के अंदर गरम दल नाम का जो तबका था उसने जॉर्ज पंचम का भयंकर विरोध किया था, जिसमें लोकमान्य तिलक जैसे लोग शामिल थे। लोकमान्य तिलक जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान आना राष्ट्रीय अपमान मानते थे, इसलिए उन्होंने कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम के समारोह में कोई भी हिंदुस्तानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है वो जाएगा नहीं, और जो भी अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे वो गए नहीं थे जॉर्ज पंचम के सम्मान में। तो तिलक जैसे नेताओं ने उस जमाने में विरोध किया था और तिलक के जो सहयोगी थे उनके ऊपर जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाने के आरोप में लाठियां चलाई गई थी और उनको जेल में बंद किया गया। तो जॉर्ज पंचम का विरोध जिन्होंने किया, जो हिंदुस्तान को अपनी मां मानते थे, जो मातृभूमि मानते थे और हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों ने जब जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए थे तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाठी चार्ज किया था और पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। वही पिछले 1 हफ्ते पहले फिर हुआ है। शायद आपको मालूम नहीं, दिल्ली के अखबारों में तो यह छपा है, बंबई के अखबारों में यह नहीं छपा है। मेरे आजादी बचाओ आंदोलन के 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ उस दिन दिल्ली में, इसलिए कि हमने महारानी का विरोध किया था उस दिन एयरपोर्ट पर। माने हमारे ही देश की पुलिस हम ही को पीट रही थी। क्यों? क्योंकि हम महारानी का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? हम सत्य बोल रहे हैं, इसलिए हमको मार खानी पड़ी थी। मैं तो दुर्भाग्य से उस दिन बंबई में था, लेकिन मेरे 1,500 साथी जेल में ठूंस दिए गए हैं, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। और हमने भी संकल्प लिया है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है, इसलिए हम जमानत नहीं लेंगे। देखें हिंदुस्तान की पुलिस और देखें हिंदुस्तान की सरकार कितने दिन उनको जेल में बंद रखती। हमने देश के सम्मान के प्रति अपने साथियों को दांव पर लगाया है और उन 1,500 साथियों में आप ये सुनकर आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे कि बहनों की संख्या 300 है। उन 300 बहनों पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। क्यों किया है? क्योंकि रानी का विरोध कर रहे थे वो लोग, सत्य बोल रहे थे, इसलिए लाठी चार्ज हुआ। हमारी पुलिस हम ही को पीट रही थी। तो मेरे दिमाग में वो दृश्य घूम गया कि सन 1911 में जब लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगियों ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया होगा तो जिस तरह से उनको लाठियों से पीटा गया होगा, वही दृश्य अभी दिल्ली में यह घटित होकर चुका है। उस जमाने में तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों की सरकार थी, इसलिए जॉर्ज पंचम का विरोध करने का माने अंग्रेजों का विरोध करना, और अंग्रेजों का विरोध करना माने अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को निमंत्रण देना। लेकिन आज तो हमारी सरकार है, आज तो अंग्रेजी सरकार नहीं है। ये हम कैसे भूलें कि जो सरकार चला रहे हैं वो हमारे ही वोट से चुनकर गए हैं, वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि नहीं है। ये हम कैसे भूलें कि इन नेताओं को
आपने हमने ही वोट देकर चुनकर भेजा है दिल्ली में, और वो नेता ब्रिटेन की रानी की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों पर लाठीचार्ज करवा सकते हैं। ये 1911 में होता था, वो आज क्यों हो रहा? इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है कि ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन सी आजादी है और कैसी आजादी है। और इस राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न को दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी उठा नहीं रही है, क्योंकि सबको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि हो जाए साल 2 साल में हमारे हाथ में सत्ता आए तो सब तो अपना कैलकुलेशन कुर्सी और सत्ता के हिसाब से करते, कोई भी राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करता नहीं। इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अगर वो राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते तो उन लोगों के साथ कभी नहीं सोते जिनको जिंदगी भर वो गालियां देते रहे। सबके कैलकुलेशन अपने कुर्सी के हिसाब से हैं, अपने सत्ता के हिसाब से हैं। इतनी अकेले नहीं आई, उसके साथ ब्रिटेन की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है। ब्रिटेन की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है, पूरा दस्ता आया है। रानी अकेले नहीं आई, जॉर्ज पंचम भी अकेले नहीं आया था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो उसके साथ ब्रिटेन की उस जमाने की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी आए थे। क्यों आए थे जॉर्ज पंचम और उसके साथ उस जमाने में ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी क्यों आए थे? क्योंकि जॉर्ज पंचम यह कहता था कि मेरे साथ जो ब्रिटिश कंपनियों के अधिकारी आए हैं वो हिंदुस्तान में अपना बाजार स्थापित करेंगे, इसके लिए मैं उनको लेकर आया हूं। तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन ने अपना बाजार बनाया था, और चूंकि यह देश ब्रिटेन का बाजार बन गया था इसलिए इस देश को गुलाम बनाया था उन्होंने। तो आज भी महारानी आई है तो अपने साथ सैकड़ों अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारियों को लेकर आई है, ताकि वो लोग भी हिंदुस्तान में अपना बाजार बना सके, जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में होता। और रानी को हिंदुस्तान में ऐसे ही सद्भावना के तहत नहीं भेजा गया है। रानी को हिंदुस्तान में भेजा गया है बहुत सोची समझी गई प्लानिंग के साथ। आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है। ब्रिटेन में भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है, और ब्रिटेन में जो भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की हजारों कंपनियां अपने कारखाने बंद कर रही हैं, मजदूरों की छटनियां की जा रही हैं। पिछले 6 साल में ब्रिटेन में 1.5 से 2 लाख मजदूरों की छटनियां की गई हैं कारखाने बंद करके। तो ब्रिटेन में भयंकर मंदी चल रही है। उस मंदी के कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है, उस बेरोजगारी के कारण ब्रिटेन में गरीबी पैदा हो रही है। और ब्रिटेन आज यूरोप का एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस समय। ब्रिटेन में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 12-13% के आसपास है। हिंदुस्तान से भी 4% ऊपर है। हिंदुस्तान में 8-9% है, वहां 12-13% है। तो भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है ब्रिटेन में, भयंकर गरीबी है। और उस गरीबी को दूर करने की बजाय वहां की सरकार ने पिछले 5-6 सालों में लोगों के ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाए हैं ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के लोगों पर जब जबरदस्त टैक्स लगा दिए थे जॉन मेजर की सरकार ने, तो जॉन मेजर की सरकार को हारना पड़ा और ये टोरीज लोग जीत गए। टॉनी ब्लेयर कैसे जीते और जॉन मेजर क्यों हारे? उसका एक ही मूल था कि जॉन मेजर अपने ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर नहीं कर पाए। बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भुखमरी बढ़ती चली गई, गरीबी बढ़ती चली गई। इसलिए वहां की जनता ने जॉन मेजर को नकार दिया और टॉनी ब्लेयर के हाथ में सत्ता सौंपी है। लेकिन टॉनी ब्लेयर भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ब्रिटेन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को मैं कुछ किनारे लगा सकूं। कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या किया जाए? ब्रिटेन की आर्थिक मंदी है,
क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर में क्या होता है, सामान बिकना बंद हो जाता है, सामान बिकते नहीं, गोदाम भरे रहते हैं, कारखानों में उत्पादन चलता रहता है, उत्पादन के बाद गोदाम भरते चले जाते हैं, लेकिन माल बाजार में बिकता नहीं है, डंप होता चला जाता। तो माल बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो हिंदुस्तान में महारानी बाजार तलाशने के लिए आई है। इस बात को आप समझ लीजिए कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डूब रही है और ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। एक जमाने में ब्रिटेन जरूर साम्राज्यवादी देश था, लेकिन आज ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है। यूरोप में कोई देश ब्रिटेन को 2 टके में पूछता नहीं है, बल्कि बात यह चल रही है कि जो कॉमन यूरोपियन मार्केट बनने वाला है उसमें ब्रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर यूरोप के देश एक मत नहीं है। फ्रांस कहता है कि इस ब्रिटेन की हमको जरूरत क्या है, ये हमारे किस काम का है। जर्मनी कहता है ब्रिटेन हमारे किस काम का है। और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ब्रिटेन की एंट्री पर वीटो लगा दिया है, इसलिए ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और उस बर्बादी को खत्म करना है, ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर करना है, ब्रिटेन की बेरोजगारी को दूर करना है, ब्रिटेन की गरीबी को दूर करना है। इसलिए ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी रानी के साथ हिंदुस्तान में आए हैं बाजार तलाशने के लिए। और वो बाजार तलाशने के लिए वही प्रयास कर रहे हैं जो एक जमाने में जॉर्ज पंचम ने किया था। उनको ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में बिकवाना है, उनको ब्रिटेन के सामान हिंदुस्तान में बिकवाने हैं, उनको ब्रिटेन की कारें हिंदुस्तान में बिकवानी है। इसलिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रानी के साथ आया है। रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह कहता है कि जितनी मारुति हिंदुस्तान में एक साल में बिकती है, अगर उतनी रोल्स रॉयस बिकना शुरू हो जाए तो हमारी कंपनी का तो कल्याण हो जाएगा। तो वो आपके देश में अपना बाजार बनाने के लिए आए हैं, ना कि आपके प्रति उनके मन में कोई सदाशयता है, ना आपके प्रति उनके मन में कोई दया पैदा हो गई है। इस राजनीति को समझिए, ये बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति इस देश में चल रही है और उस राजनीति को प्रोटोकॉल के तहत इस देश में स्थापित किया जा रहा है। कभी अगर ये ब्रिटेन के अधिकारी चाहते और ब्रिटेन की कंपनियां चाहती तो वो सीधे हिंदुस्तान में आ सकते थे, लेकिन सीधे नहीं आए, अपने साथ रानी को लेकर आए हैं, क्योंकि रानी ट्रंप कार्ड है और वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने सामान बेचकर। और हिंदुस्तान की सरकार के साथ रानी के प्रतिनिधि मंडल की जो बातें चल रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो समझने वाली है। वो बात क्या चल रही है? ब्रिटेन की रानी चाहती है कि ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आए वो सब टैक्स फ्री हो, उस पर टैक्स न लगाया जाए या कम से कम टैक्स लगाया जाए। क्यों? ताकि ब्रिटेन का माल इस देश में सस्ता बिके और हिंदुस्तानी माल महंगा बिके। ये नीति आज की नहीं है, 250 साल पुरानी अंग्रेजों की पुरानी नीति है ये। उस जमाने में भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना बाजार बनाया था, तो अंग्रेजों ने एक ही नीति चलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल टैक्स फ्री बिकता था और हिंदुस्तानी कंपनियों के माल पर टैक्स लगाया जाता था। और हिंदुस्तानी कंपनियों पर 1,000% का टैक्स लगाया जाता था और ब्रिटेन का माल टैक्स फ्री बिकता था। तो अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ था कि जिन अंग्रेजों का माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता था, उन्हीं अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो गया था। ब्रिटेन की महारानी दूसरी बातचीत क्या कर रही है? ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान सरकार से दूसरी बातचीत कर रही है कि हिंदुस्तान का जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो कौड़ी के दाम में, सस्ते से सस्ते दाम में ब्रिटेन को मिले और ब्रिटेन उसको पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में लाकर बेचे। ये बात चल रही है और इसलिए ब्रिटेन की रानी के साथ जो अंग्रेजों की कंपनियों के अधिकारी आए हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं
कि हिंदुस्तान की सोने की खदान अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान की कॉपर और आयरन ओर की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान के जो तेल के कुएं हैं वो तेल के कुएं अंग्रेजी कंपनी है जिसका नाम है शेल, SHELL। ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अंग्रेजों की शेल। तो शेल के अधिकारी आए हैं रानी के साथ इस तलाश में कि हिंदुस्तान में जहां जहां तेल के कुएं हैं वो शेल कंपनी को मिल जाए। तो सब तो गिद्ध की नजर लेके आए हैं कि जहां जहां हिंदुस्तान में कुछ मिले उसको नोच कर खा लो जैसे कभी पहले खाया था। ये बातें चल रही हैं ब्रिटेन की रानी के साथ और दनादन हिंदुस्तान की सरकार एग्रीमेंट साइन कर रही है ब्रिटेन की रानी के साथ। और जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उन एग्रीमेंट के साइन करते समय जानते हैं क्या तमाशा होता? हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दूसरे मंत्रियों के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता और एक फाइल वो ब्रिटेन के मंत्री के हाथ में पकड़ाता है, दूसरी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और देश की संपत्ति बिकने का समझौता हो जाता है। और ये सब कुछ मुस्कुराते हुए चलता है। अगर आप समाचार देखते हो तो यही दृश्य दिखाई देते होंगे आपको। उस फाइल के अंदर क्या समझौता हुआ है ये कभी आपको नहीं बताया जाता। हिंदुस्तान की जनता को यह नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश का हमने कौन सा हिस्सा बेच दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश के कौन से हिस्से का समझौता हमने कर लिया। और यह यात्रा नहीं है ब्रिटेन की महारानी की, ये हिंदुस्तान की तबाही के ताबूत में एक कील ठोंकी जा रही है। ये यात्रा जो है हमारे लिए आने वाले समय में ऐसा सिद्ध होने वाली है कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या कर लिया इस देश की सरकार। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं पिछले 5-6 दिनों से कि ये देश बिक रहा है मेरी आंखों के सामने और ब्रिटेन की रानी और उसके साथ जो अधिकारी आए हैं वो खरीद रहे हैं इस देश की संपत्ति को। लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां मौन हैं और पार्लियामेंट भी चुप है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता नहीं है, हाई कोर्ट भी बोलता नहीं है। जिनको बोलने के लिए ही हमने भेजा था वहां पार्लियामेंट, वो सब दुम छल्ले बनकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। दो तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, सीपीएम और सीपीआई। वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही हुआ है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? ब्रिटेन की रानी को फूलहार पहना रहे हैं उनके मंत्री। ऐसे साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इस देश में। किसको कहें? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के राजनीति के कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो पीता है वही बौरा जाता है, जो पीता है वही पागल हो जाता है। कोई एक भी सेंस वाला नेता इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी जरा भी दूरदृष्टि हो वो देख नहीं रहे हैं हम इस देश में कोई भी एक ऐसा नेता। और ब्रिटेन की रानी का आना ये आपके देश की राजनीतिक गुलामी का एक प्रतीक है और शायद ये सच ही है। ब्रिटेन की रानी जब हिंदुस्तान में आई है, आप में से बहुत कम जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की नागरिक है। कौन से कानून के आधार पर? आप पूछेंगे अगर मुझसे तो कानून कौन सा है? 1897 में इस देश में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। और 1897 में वो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का कानून बनाया गया, उस कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया आज से 100 साल पहले। आप चाहें तो इस कानून की प्रतियां बाजार में बिकती हैं। भारत सरकार ने पब्लिश किया है। इस कानून का टाइटल है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1897। किसी भी कानून की किताब बेचने वाली दुकान पर आपको यह मिल जाएगा।
₹7 की कॉपी आती है, खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। उसका प्रोविजन बहुत स्पष्ट कहता है कि कोई भी ब्रिटेन का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये 1897 का 100 साल पुराना कानून 1997 में भी चल रहा है और उसी कानून के आधार पर रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के इस देश में आई है। और दूसरी बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि क्या हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं? तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो 1946 का एक कानून है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो खरीद कर पढ़ लीजिए, इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। 1946 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो अंग्रेजों ने पारित किया था लंदन में। और अंग्रेजों ने 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करने के बाद क्या किया था? उस कानून के पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था अंग्रेजों ने। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था बाकायदा कानून बनाकर, और उस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उस कानून की प्रस्तावना में, प्रियम्बुल में बहुत साफ साफ लिखा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता है? एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। डोमिनियन स्टेट्स का अगर शब्द अर्थ जानना चाहे तो चैम्बर्स की डिक्शनरी खोल लीजिए, ऑक्सफोर्ड वाली खोल लीजिए, दुनिया की किसी भी अंग्रेजी किताब की डिक्शनरी खोल लीजिए। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े स्टेट के अधीन एक छोटा राज्य। माने हम, भारत और पाकिस्तान 1946 के उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट नेशन में बहुत फर्क है। और हम डोमिनियन स्टेट्स हैं किसके? हिज हाईनेस माने यूनाइटेड किंगडम की रानी, उसके हैं हम डोमिनियन स्टेट्स। 1946 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बाजार में मिलता है, आप खरीद लीजिए, वो भी ₹10 का आता है। उस कानून को पूरा पढ़े या न पढ़े, उसका प्रियम्बुल पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्यों ब्रिटेन की महारानी का नाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के नाम के ऊपर है। इसका जवाब मिलता है 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून। और अगर 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून में हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कहां हैं फिर? तब आजाद कहां हैं हम? और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो एंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो कॉमनवेल्थ में हमारी एंट्री एज ए ब्रिटिश डोमिनियन करके है, ना कि इंडियन रिपब्लिक के नाम से है। और ये इतना गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी के समय उठाया जाना चाहिए था। और कुछ लोगों ने उठाया भी था, लेकिन उनकी बात को किनारे कर दिया गया, क्योंकि उस जमाने के जो बड़े नेता थे उनको सत्ता की और कुर्सी की वैसी ही भूख थी जैसी आज सीताराम केसरी को है। मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि पंडित नेहरू के मन में जितना लालच था कुर्सी का और सत्ता का, वो उतना ही है जितना सीताराम केसरी के मन में है। कोई फर्क नहीं है। पंडित नेहरू 1 मिनट भी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मेरे हाथ से चली जाए इसके लिए तैयार नहीं थे। और इतिहास इस बात को अभी खोदेगा किसी दिन, तो जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तान में सरदार पटेल के नाम पर कांग्रेस में जब वोट पड़ा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह फॉर्मूला निकाला गया था कि कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष जिस नाम पर वोट डालेंगे वही आदमी हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनेगा।
और इसका फॉर्मूला कैसे बनाया गया था कि जिस आदमी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा और कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये फॉर्मूला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निकाला था और उस फॉर्मूले के आधार पर वोट डलवाए गए थे। और उस जमाने में कांग्रेस में 15 प्रदेश अध्यक्ष थे और 15 प्रदेश अध्यक्षों ने जब वोट डाला तो उनमें से 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे, 1 वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा था सिर्फ। और जब पंडित नेहरू के पक्ष में 1 वोट पड़ा तो पंडित नेहरू हार गए और सरदार पटेल जीत गए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना तय हुआ और सरदार पटेल जब अध्यक्ष बनेंगे तो वही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह भी तय हुआ। तब उस समय पंडित नेहरू ने कितनी गद्दारी का काम किया उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस आदमी को आप चाचा नेहरू कहते रहे उसने सारे देश को कैसे बेचा है, उसकी आप घटना सुनिए। तो पंडित नेहरू के चरित्र में और सीताराम केसरी के चरित्र में आपको कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। हुआ क्या, जब सरदार पटेल वोट जीत गए 14 वोटों से, मैसिव मेजॉरिटी से, तो तय हो गया कि अब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सरदार पटेल बनेंगे और पंडित नेहरू हार गए, जमानत जब्त हो गई। कारण क्या था, पंडित नेहरू को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता था। यह सबसे बड़ा सच है, कांग्रेस में कोई पंडित नेहरू को पसंद नहीं करता था। क्यों? उसका कारण था कि पंडित नेहरू चुरूट भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे और लेडी माउंटबेटन के साथ उनके जो संबंध थे उनके बारे में कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता था। नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति इस देश में शायद ही कोई दूसरा होगा, यह मैं कह रहा हूं। और उस कन्विक्शन के आधार पर जो नेहरू के बारे में जानकारियां मुझे मिली, और आप अगर ये जानकारियां देखना चाहें तो मेरे पास ऐसे 4 फोटोग्राफ हैं जो पंडित नेहरू की धज्जियां उड़ा सकते हैं इस देश में। उनमें से 2 फोटोग्राफ तो अभी छप चुके हैं। आपने अगर 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे पढ़ी हो और नहीं पढ़ी हो तो जरूर खरीद लीजिए, कहीं से मिल जाए तो। उस 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे में पंडित नेहरू के 2 फोटोग्राफ छपे हैं और उन दोनों फोटोग्राफ को देखने के बाद किसी भी शर्मदार आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी। वो उस आदमी के वो दृश्य हैं उसमें। कोई भी शर्मसार आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि यह हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। इसलिए कांग्रेस में पंडित नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा पसंद करते थे अंग्रेज और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को तो बाकायदा भेजा गया था पंडित नेहरू को फंसाने के लिए और पंडित नेहरू उसमें फंसे थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू के बारे में सभी अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये आदमी शरीर से हिंदुस्तानी है लेकिन इसकी आत्मा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दे दो तो कोई वादा नहीं है, अंग्रेजों का ही शासन इस देश में चलता रहेगा। इसलिए अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे और अंग्रेज चूंकि पंडित नेहरू को पसंद करते थे तो बाकायदा पंडित नेहरू की छवि अखबारों में बनाई गई थी मीडिया हाइप के आधार पर। इस देश के जननेता नहीं थे वो। जननेता होते तो क्यों 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े और क्यों एक ही वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा। और जब पंडित नेहरू ने समझ लिया और देख लिया कि अब दाल गलने वाली नहीं है, मैं चुनाव भी हार गया हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरी मेजॉरिटी भी नहीं रही है, तो पंडित नेहरू गए गांधी जी के पास। और ये गांधी जी की जीवन की सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैं मानता हूं जो हुई। क्या किया? पंडित नेहरू गए बापू के पास और बापू को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बापू, अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा और अगर कांग्रेस टूट जाएगी तो अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे, फिर उनको यह बहाना मिल जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को हम सत्ता दें, जो कांग्रेस पंडित नेहरू वाली है उसको सत्ता दें या जो पंडित नेहरू के बाहर की कांग्रेस है उसको सत्ता दें। तो बापू पंडित नेहरू की इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए
और बापू ने पर्सनल चिट्ठी लिखी। वो पर्सनल चिट्ठी गांधी जी